नमस्कार किसान भाइयों, कृषि दर्शन कार्यक्रम में आपका स्वागत है। किसान भाइयों, वाराणसी जनपद के छाई गांव की प्रगतिशील महिला किसान है मालती देवी, जो कि नकदी फसल के रूप में फूलों की खेती के साथ साथ सब्जी का उत्पादन करके अच्छा लाभ कमा रही हैं। तो आइए देखते हैं प्रयोगधर्मी महिला किसान मालती देवी की सफलता पर केंद्रित आज का ये वृत्त चित्र। आज बदलाव के दौर में कृषि क्षेत्र में भी बदलाव देखा जा रहा है। बार बार एक ही तरह की फसल उगाने से जहां मिट्टी की उर्वरा शक्ति कमजोर हो रही है, वहीं फसल चक्र न अपनाने से पैदावार में कमी आ रही है। मौसम का मिजाज भी बदल रहा है, जिससे खेती लड़खड़ा रही है। साथ ही नकदी फसलों के बाजार भाव में काफी उतार चढ़ाव देखा जा रहा है। फिर भी समय के बदलाव के साथ ग्रामीण भारत में खेती को लोगों ने अपनाए रखा है। विशेषकर कृषि से जुड़ी महिलाएं अपनी आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करने के लिए नए रास्ते तलाश रही हैं। छोटे छोटे रकबे पर वे कई सब्जी फसलों की खेती कर रही हैं, जिसका उन्हें लाभ भी मिल रहा है। ऐसी ही एक प्रयोगधर्मी महिला किसान है मालती देवी, जो वाराणसी जनपद में स्थित चिरई गांव ब्लॉक के छाही गांव की रहने वाली हैं, जिन्होंने खेती के तौर तरीकों में बदलाव कर कृषि को आमदनी का जरिया बनाए रखा है। पारंपरिक खेती के साथ नकदी सब्जी फसलों की खेती उनके निरंतर आय का माध्यम बन गया है। स्वयं के खेती योग्य भूमि पर तो मालती देवी कई तरह की सब्जी फसल उगाती ही हैं, बल्कि गांव में दूसरे की जमीन पट्टे पर लेकर उस पर सीजन के अनुरूप खेती कर रही हैं। थोड़ा सा हमारा खेत भैया और अपने खेती में से पैदा करके थोड़ा हुंडा थोड़ा अधिया लेके हम अपन खेती करके खेती बढ़ा ले ली। साग सब्जी थोड़ा थोड़ा बोईला और बो के वही पैदा करीला या अपन वही में हमारा खर्चा चलला। खेती योग्य भूमि का दायरा बढ़ाकर मालती देवी ने अपनी आय को भी बढ़ा लिया है। भूमि का दायरा बढ़ते ही उन्होंने प्रयोगधर्मिता अपना लिया और एक साथ दो फसल यानी सहफसली खेती भी आरंभ कर दी, जिससे दो फसलों के होने वाले फायदे उन्हें मिलने लगे। मालती देवी परंपरागत फसलों की पैदावार लेने के साथ विभिन्न सब्जियों और फूलों की खेती भी करती हैं। खेती से संबंधित नई नई जानकारियां मिलने पर वे उसका प्रयोग अपने खेत पर करती हैं, जिससे फसलों की अधिक पैदावार उन्हें प्राप्त हो जाती है। दोहरी खेती से भैया दोहरी खेती करीला और दोहरी खेती से हमें बहुत फायदा हो। गेना लगौले है, गेना में मेथी बोली है और मेथी उपराज के फिर बेच के ओकर बाजार नहीं मिलल तो फिर हम पालक छिटली है और फिर पालक के साथे और पेड़ भी तैयार हमारे गेना का हो जाए या पालक भी निकल जाए। अच्छी उपज प्राप्त करने के लिए आवश्यक है कि उन्नत बीज के साथ नई तकनीक को भी अपनाया जाए। फसल के दौरान विभिन्न सस्य क्रियाओं पर ध्यान दिया जाए। किसी भी फसल की अच्छी पैदावार लेने के लिए जरूरी है पोषण प्रबंधन, खरपतवार नियंत्रण,
और कीटों एवं रोगों से फसल की सुरक्षा हेतु दवा का छिड़काव संस्तुत मात्रा में किया जाए। मालती देवी अपने फसल की देखभाल निरंतर करती हैं। फसल की निरंतर देखभाल से यह फायदा होता है कि आवश्यकतानुसार सामयिक प्रबंधन कर फसल रक्षा की जाए। मालती देवी का मानना है कि समसामयिक कार्यों एवं देखभाल करते रहने से उपज में जहां बढ़ोतरी होती है, वहीं उत्पाद गुणवत्ता युक्त होते हैं और गुणवत्ता युक्त उत्पादों का बाजार भाव भी अच्छा मिलता है। धनिया हो, पालक हो, मेथी हो, गेना हो, लहसुन हो, माने थोड़ा मटर हो, आलू रहल, बैगन बा और ओके उपारी ला लड़कन के भेजी ला मंडी बाजार कर जालन, बेचलन, बेच के लिया के फसिल करन। हमने के रोज के काम है सट्टी जाब भाव ताव देखब, भाव जौन लगल उ बेचल जाला। उसके बाद जौन जोने में अच्छा कमाई होत रही, जौन एक भाव अच्छा रही, वही हिसाब से हमने अपन खेत में फिर लगावल जाला। यही बदे हमने कई चीज़ लगावल जाला, कई फसल लगावल जाला कि ताकि मतलब एक में घाटा हो तो दूसरे में फ़ायदा हो जाए, अगर दूसरे में घाटा हो तो पहले में फ़ायदा हो जाए, ताकि मतलब कम से कम हमने का हानि हो और अधिक से अधिक लाभ हो। एक साथ कई फसलों की खेती करने से मालती देवी को लागत के सापेक्ष ज्यादा फायदा होता है, क्योंकि कई फसलों की बिक्री से लगातार आय का जरिया बना रहता है। अपने कार्यों से दूसरी महिलाओं को प्रेरित करना भी मालती देवी को बखूबी आता है। वे खेत में अपने साथ काम करने वाली अन्य महिलाओं को प्रेरित करती हैं, अपने अनुभवों को एक दूसरे के साथ साझा करती हैं। गावा बना के फैला जाई, फैलोले के बाद में फिर हरी फरले के बाद में फिर वो नेनुआ तैयार हो जाई। नेनुआ कूटा लगी, अब 2 फाक में और एक में कुल्ला में नेनुआ होगा, बाड़ी में मेथी होगा। फिर गेना तब से तैयार हुई तो दोनों चीज़ों का फायदा होगा हमें, पालकों में गेनों में। मालती देवी अपनी मेहनत और अनुभव से अच्छी पैदावार हर मौसम में प्राप्त कर लेती हैं, जिससे लागत के सापेक्ष उन्हें अच्छा लाभ प्राप्त हो जाता है। फलस्वरूप आर्थिक रूप से वे सुदृढ़ हो रही हैं। जैविक खेती के महत्व को समझते हुए मालती देवी जैविक खाद का उपयोग अपने खेत पर करती हैं। जैविक खाद से सब्जी फसल की बढ़वार अच्छी होती है और पौधे स्वस्थ रहते हैं, उपज ज्यादा होती है। अनाज और सब्जी फसलों की खेती के साथ पशुपालन लाभकारी होता है। मालती देवी पशुओं की देखभाल स्वयं करती हैं। चारा पानी देने का कार्य मालती देवी नियमित रूप से करती हैं। पशुपालन से जहां दूध मिल जाता है, वहीं खाद के रूप में गोबर भी प्राप्त हो जाता है, जो खेती के लिए उपयुक्त होता है, जिसका उपयोग वे खेतों पर करती हैं। ऐसा लगे बार पहले 4 चौगा हन, ओके चारा पानी देला, चारा पानी करके गोबर उठा के खेत में लिया के डालीला। चरी बोईला भैया, चरी पराज के काटीला, काट के लिया के पशु के खियाईला। माने हमारे दोनों लाभ बा, माने खेती से भी पशु के भी लाभ हो जाला और आदमी को भी लाभ हो जाला।
एक प्रयोगधर्मी महिला किसान के रूप में मालती देवी ने यह साबित कर दिया है कि अपनी इच्छा शक्ति के बलबूते सफलता पाई जा सकती है। भूमि का सही सदुपयोग कर अपनी आय का जरिया बनाए रखा जा सकता है। समय की मांग को समझते हुए उन्होंने कृषि में बदलाव किया और आत्मनिर्भरता पाई। कृषि में रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने में अपनी महती भूमिका परिवार में निभाई। किसान भाइयों, इस समय कद्दू वर्गीय सब्जियों में कौन कौन से कीट लगते हैं, उनके लक्षण क्या हैं और उसकी रोकथाम किस तरह से करें, इस विषय में जानकारी दे रहे हैं कृषि विज्ञान केंद्र भदोही के कीट वैज्ञानिक डॉक्टर राकेश पांडे। डॉक्टर साहब, सबसे पहले ये बताइए कि कद्दू वर्गीय सब्जियों में कौन कौन से कीट लगते हैं, उन कीटों के लक्षण क्या है और उनका रोकथाम जो है वो किसान भाई किस प्रकार से कर सकते हैं? देखिए, कद्दू वर्गीय सब्जियों में मुख्य रूप से जो हमारे कीट नुकसान पहुंचाते हैं उनमें एक लाल रंग का बीटल होता है। इसके अलावा फल मक्खी है जो बहुत नुकसान पहुंचाती है। इसके अलावा ये हड्डा बीटल एक है, पत्तियां काटने वाली सूड़ियां होती हैं, और इसके अलावा माइट्स और माहू भी कभी कभी विशेष रूप से नुकसान पहुंचाते हैं। जहाँ तक लक्षण की बात है और रोकथाम की बात है, मैं एक एक करके बताता हूँ। सर्वप्रथम जब हमारा फसल लगता है और पौधे छोटे अवस्था में होते हैं, उस दौरान ये जो लाल रंग का कीट है उड़ने वाला, ये बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाता है और कभी कभी इसका आक्रामकता इतनी ज़्यादा हो जाती है कि फसल की दोबारा बुआई तक करनी पड़ जाती है। इसकी जो सूड़ियाँ हैं वो ज़मीन के अंदर जो भूमिगत भाग है, तना हुआ या जड़ हुआ, इसको खा करके नुकसान पहुंचाती हैं, जिससे पौधा मर जाता है। और इसके जो वयस्क कीट हैं, जो ऊपर पत्तियां होती हैं या वृद्धि करने वाले जो भाग होते हैं, उनको खा जाता है और पत्तियों में जगह जगह छेद देखे जा सकते हैं, जो इस लाल रंग के कीट के कारण ही होते हैं। इसकी रोकथाम के लिए अगर हम इसके जड़ के आसपास 7 किलोग्राम कार्बोफिरान प्रति हेक्टेयर की दर से यदि हम प्रयोग करते हैं तो इस कीट की संख्या काफ़ी हद तक कम हो जाती है। या जब छिड़काव करना होता है पत्तियों पर, तो एक डाइक्लोरोवास नामक कीटनाशी है, वो 1 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी की दर से यदि घोल बना करके छिड़काव किया जाए तो भी इस कीट की संख्या काफ़ी कम हो जाती है। दूसरा मुख्य कीट है फल मक्खी। ये कीट जो है, जब फल बनने की अवस्था होती है उस दौरान फलों के अंदर मादा वयस्क अपने अंडे दे देती है और ये इसकी जो सूड़ियाँ हैं वो फलों के अंदर ही अंदर उसके गूदे को खा करके विक्रय हेतु या खाने हेतु अयोग्य बना देती हैं और इस फलों में द्वितीयक संक्रमण हो जाता है, जिसके कारण बाज़ार का मूल्य जो है बहुत कम हो जाता है। इस कीट की रोकथाम करने के लिए यदि किसान भाई जब पौधे बढ़ रहे होते हैं, जो लताओं के आसपास का हिस्सा होता है, वहाँ खुरपी की सहायता से कुछ थोड़ी सी गुड़ाई कर दें, जिससे धूप में ये सूड़ियाँ होंगी इसकी वो नष्ट हो जाती हैं। और जो अपरिपक्व फल गिर गए हैं उन फलों का इकट्ठा कर लें खेतों से चुन चुन करके और उनको गहरे गड्ढे में दबा दें या उनको किसी भी प्रकार से नष्ट कर दें, जिससे ये जो फल मक्खी का जीवन चक्र है ये पूरा ना हो पाए। और इसके अलावा एक यदि हम चौड़े मुंह का एक बर्तन ले लेते हैं और उसमें 1 लीटर पानी ले लें, 1 ml मैलाथियान और 2 मिलीलीटर मिथाइल यूजिनाल, इसका घोल बना करके 1 एकड़ खेत में इस तरीके का 2 जगह चिन्हित करके रख लेते हैं, तो खेत की सभी फल मक्खियाँ जो हैं वो इस घोल में आकर्षित होकर के आकर के, और चूँकि इसमें कीटनाशी मिला होता है, वो मर जाती हैं। एक तरीका ये है। दूसरा, फल मक्खी को नियंत्रित करने का एक बॉटल ट्रैप को भी इस्तेमाल कर सकते हैं हमारे किसान भाई। एक जो वाटर बॉटल आती है 1 लीटर की, इसमें जो है 3 तरफ से हम छोटे छोटे छिद्र बना लेते हैं और इसमें जो 6:1:2 6 भाग जो है इथेनॉल का, 1 भाग क्यूलोर का और 2 भाग एक कीटनाशी मैलाथियान का प्रयोग करते हैं। एक घोल में जो लकड़ी के छोटे छोटे टुकड़े हैं या जो सुतली होती है सूती कपड़े की बनी हुई, उसको इसमें 24 घंटे के लिए डुबो करके इस घोल में रख देते हैं और इसके पश्चात इस बॉटल में एक तार की सहायता से
इसको फंसा देते हैं। इसको भी अगर हम 25 से 30 ट्रैप, ये बॉटल ट्रैप को यदि खेत में हम इकट्ठा करके रखते हैं तो फल मक्खियाँ जो है इसमें आकर्षित होकर के आती हैं और वो मर जाती हैं। तो ये फल मक्खी का बहुत अच्छा कंट्रोल करने का, नियंत्रण करने का एक तरीका है। इसके अलावा मैंने आपको बताया एक हड्डा बीटल होता है, जिसमें इसकी जो सूढ़ियाँ होती हैं वो पीले रंग की या चमकीले सफ़ेद रंग की होती हैं, जिसमें काले रंग की रोएदार इसके शरीर पर बाल देखे जा सकते हैं। ये पत्तियों को खुरच खुरच के खाती हैं। इनका जो वयस्क कीट होता है वो भी नारंगी रंग का होता है या हल्के पीले रंग का होगा। उसके ऊपर 20 या 28 रंग के छोटे छोटे बिंदु देखे जा सकते हैं और ये भी पत्तियों को खुरच करके खाता है और पत्तियां एकदम पेपर जैसा हो जाती हैं और बीच का हिस्सा जो है वो सूख करके गिर जाता है। इससे भी उपज पे बहुत प्रभाव पड़ता है। इस हड्डा बीटल को अगर रोकथाम करना है तो यहाँ पर भी हम यदि डाइक्लोरोवास 1 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी की दर से छिड़काव करते हैं तो इस कीट से रोकथाम की जा सकती है। डॉक्टर साहब, आपने हमें कद्दू वर्गीय सब्जियों में कीट नियंत्रण विषय पे तमाम जानकारियाँ दी। बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। किसान भाइयों, जैविक खेती करते समय किन किन बातों का ध्यान रखें, साथ ही जैविक खेती का विपणन करते समय क्या सावधानी बरतें, इन विषय पर जानकारी दे रहे हैं काशी हिंदू विश्वविद्यालय कृषि विज्ञान संस्थान के कृषि अर्थशास्त्री डॉक्टर वीरेंद्र कमलवंशी। डॉक्टर साहब, जैविक खेती ये है क्या और इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी? दिन प्रतिदिन देख रहे हैं कि जैविक खेती पर काफ़ी जोर भी दिया जा रहा है। हमारी धरती पर प्रकृति ने सभी चीज़ें जो बनाई हैं वो इस प्रकार से बनाई हैं कि किसी भी प्रकार का कोई कूड़ा ना बचे। पत्ता बनाया है, अगर पत्ता टूट के ज़मीन पे गिरता है तो उसकी एक व्यवस्था है कि वो मिट्टी में मिल जाए, वो खाद बन जाए। आदमी भी मरता है तो वो मिट्टी में परिवर्तित हो जाता है। यानी कि व्यवस्था ऐसी बनाई है कि किसी भी प्रकार से इस भौतिक परिदृश्य में कोई भी परिवर्तन जो है वो कूड़े के रूप में ना दिखे। लेकिन हम अपने निजी स्वार्थों के कारण, अपने ज़्यादा लाभ के कारण, ज़्यादा उत्पादन के कारण इसको बदलते जा रहे हैं, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि पर्यावरण में तमाम तरीके के जो कूड़ा जिसे हम कहेंगे, जो प्रदूषण, एक तरह से असंतुलन पैदा हो रहा है। ये जो प्रक्रिया है जिससे हम जैविक खेती कहते हैं, जैविक खेती में जो भी फसल उत्पादन होता है वो फसल उत्पादन हम ऐसी क्रियाओं के मदद से करते हैं जो कि वापस ज़मीन में उसी रूप में आ जाए। मतलब प्रकृति प्रदत्त चीज़ें होनी चाहिए। प्रकृति को उससे मिलने वाला जो भी पोषण है वे पोषण करने के बाद वे पुनः अपने स्वरूप में हो जाए, मिट्टी में चली जाए। और जो हमारी जो भूमि है, हाँ, और वायु है, जल है, ये भी एक तरह से संरक्षित रहे, ये बचा रहे। क्योंकि डॉक्टर साहब, जैसे जो वर्तमान में जनसंख्या बढ़ रही है उसको देखते हुए क्या इससे पूर्ति हो सकती है उत्पादन की या उत्पादकता की? आपका बहुत अच्छा प्रश्न है और ये बात बहुत से लोगों के दिमाग में है कि बिना खाद के, बिना रासायनिक खाद के, बिना पेस्टिसाइड के हम खेती नहीं कर सकते। मैं आपको एक उदाहरण दूं, यदि हम 4 किलो की पैदावार करते हैं तो उसमें केवल 3 किलो की पैदावार जो है वो किसी तरीके से हम पहुंचा पाते हैं उपभोक्ता तक, जिसमें भी जो है आप ये मान के चलिए कि उसका 30% जो है वह लोग उसको नष्ट कर देते हैं, या कि खाया नहीं, उसको प्लेट में फेंक दिया। तो इस तरीके की जो अपव्यय है इसको हमें रोकना होगा। हमें जानना होगा कि ये जो हमारे संसाधन है, भोजन है, ये एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। इसको अगर हम कम करें और उसकी बजाय जो जैविक खाद है इसका प्रयोग करें, उससे पैदावार तो थोड़ी सी प्रभावित होगी लेकिन उससे होने वाले लाभ बहुत हैं। अमूमन हम भोजन को भोजन मानते हैं लेकिन भोजन में ही दवा है। ये दवा का स्वरूप जो है ये जैविक खेती द्वारा जो भी उत्पादन होता है वह काम करती है। जब आप खाद और पेस्टिसाइड से बनी हुई चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं तो आप देखेंगे कि उसमें तमाम तरीके के जो
केमिकल हैं वो आपके शरीर को नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो ना केवल आप खाद और उसका पैसा ज़्यादा दे रहे हैं, साथ ही साथ आप अपनी दवाइयों पर भी ज़्यादा पैसा दे रहे हैं। डॉक्टर साहब, किसान खेती करता है तो अमूमन अपने फायदे के लिए ही करता है। हाँ, अगर वो रासायनिक जो तकनीक है या रासायनिक विधि है उसको छोड़ता है, उसको अमूमन फ़ायदा भी होना चाहिए। बिल्कुल। तो बिल्कुल। किस तरह से उसको फ़ायदा मिले और कैसे वो विपणन करें? अगर उसको जैविक उत्पाद तैयार कर लेता है तो किस तरह से मार्केट में ले जाए जिससे कि उसको अधिक से अधिक फ़ायदा भी मिले? देखिए, कृषक अगर इस चीज़ के लिए जागरूक हो जाएं, एक समूह बनाएं और ये सामूहिक रूप से प्रयास होना चाहिए। किसी एक किसान के प्रयास करने से ये नहीं होगा। पूरे गांव के गांव दिल्ली के आसपास जो है वो आज जैविक खेती कर रहे हैं। वहाँ के किसान जो है जागरूक हो रहे हैं। वे अपना उत्पादन बाज़ार में ले जाते हैं जो कि जैविक उत्पादन के नाम से बिकता है, और जहाँ बाज़ार में आम आलू 15 रुपये किलो बिकता है, वो अपना आलू आराम से 25 रुपये किलो बेचते हैं और वह तुरंत बिक जाता है। तो इसका मतलब हमारे उत्पादन को उपभोक्ता भी चाहता है, लेकिन हम उस प्रकार का उत्पाद उनको पहुंचा सकें। उसके मतलब अगर इस तरह की मतलब वो तकनीक अपनावे तो जो उनका उत्पाद जैविक विधि से तैयार होगा, उनको अच्छा बाजार भाव मिल सकता है और हमारा जो पर्यावरण है उसमें भी संतुलन बना रहेगा। जो उपभोक्ता है उनके लिए भी एक तरह से फ़ायदेमंद ही होगा। ठीक है डॉक्टर साहब, आपने जैविक खेती के बारे में या उसके क्या होने वाले फ़ायदे हैं इस बारे में हमारे किसान भाइयों को इतनी अच्छी जानकारी दी। जानकारी देने में बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। किसान भाइयों, इसी के साथ हमारा आज का एपिसोड यहीं संपन्न होता है। अगले एपिसोड में हम फिर मिलेंगे कुछ नई और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। नमस्कार।